तो फर्स्ट चैप्टर में अभी तक हमने चार्ज, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, मेथड ऑफ चार्जिंग के बारे में जाना है। आज का हमारा टॉपिक होगा कूलॉम्स लॉ। तो कूलॉम जो थे वो फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। कूलॉम एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। अभी तक हमने आपको बता ही दिया है कि जब दो चार्ज होते हैं तो उनके बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, जिसे विद्युत बल कहते हैं। उसी के बारे में कूलॉम ने अपना अध्ययन किया और एक नियम प्रतिपादित किया, जिसे हम कूलॉम के नियम के नाम से जानते हैं। कूलॉम, जैसा कि बताया हमने, फ्रांसीसी एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने अपने स्टडीज के आधार पर दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल के मान के फार्मूले के बारे में बताया, और उस फार्मूले को ही हम कूलॉम का नियम कहते हैं। और इस नियम का प्रतिपादन इन्होंने 1785 ईस्वी में किया था। किसके लिए बताया था? दो स्थिर बिंदु आवेशों के लिए बताया था। दो स्थिर बिंदु आवेशों के लिए, जिसके अनुसार इन्होंने बताया कि किन्हीं भी दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, किन्हीं भी दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल उन दोनों आवेशों के मान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और उन दोनों आवेशों के बीच लगने वाली वैद्युत बल की दिशा जो होती है वो उन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। मीन्स मान लेते हैं कि हमारा पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। पॉइंट ए पर कोई पॉइंट चार्ज रखा हुआ है Q1, पॉइंट बी पर कोई चार्ज रखा हुआ है Q2, और इनके बीच की दूरी है उसे हम R से डिनोट करेंगे। ये AB की वैल्यू है R। तो कूलॉम ने क्या बताया? कूलॉम के नियम अनुसार किन्हीं भी दो आवेशों के बीच, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, मीन्स बोल सकते हैं विद्युत बल, लगने वाला विद्युत बल F फर्स्ट उन दोनों आवेशों के गुणनफल के, मीन्स किसके किसके बीच लगने की बात कर रहे हैं? Q1 और Q2 के। तो Q1 और Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। दूसरा क्या बताया कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल F का मान जो होता है वो उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के, बीच की दूरी मीन्स R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मीन्स F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। और तीसरी बात इन्होंने इसकी दिशा के बारे में बताया था कि जो विद्युत बल की डायरेक्शन होती है, दिशा, वो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगी। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है, मीन्स यहाँ पर कोई चार्ज है Q1, यहाँ पर कोई चार्ज है Q2। अब ये अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो इसको रिपल करेगा, तो रिपल जो करेगा वो इस लाइन के अकॉर्डिंग करेगा, ये इस लाइन पे, ये इस लाइन पे, ये इसको दूर ढकेलेगा इसी लाइन के अकॉर्डिंग, और ये Q1 को दूर ढकेलेगा इस लाइन के अकॉर्डिंग। दूसरा, अगर मान लेते हैं एक प्लस Q1 है और दूसरा हमारा माइनस Q2 है, इनके बीच भी विद्युत बल काम करेगा, लेकिन उसका नेचर अट्रैक्टिव होगा।
लेकिन लाइन सेम होगी, काम करने की जो वर्किंग लाइन होगी इनकी वो सेम होगी। Q2 Q1 को अट्रैक्ट करेगा लेकिन इसी लाइन के अकॉर्डिंग, Q1 Q2 को अट्रैक्ट करेगा लेकिन इसी लाइन के अकॉर्डिंग। ये नहीं कि Q1 यहाँ पर रखा है, Q2 यहाँ पर रखा है, तो ये जब इससे फोर्स लगाए इस तरीके से लगाए, ये इसी लाइन के अकॉर्डिंग फोर्स लगेगा। यही बताया था कूलाम ने। तो कुल मिला के सार क्या है कूलाम के नियम का, कि कूलाम जो थे एक फ्रांसीसी मूल के वैज्ञानिक थे, जिन्होंने 1785 ईस्वी में दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल के बारे में बताया था, जिसके अनुसार उन्होंने बताया कि किन्हीं भी दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुगुणनपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, तथा जिसकी दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। ये हमारा पूरा हो जाता है कूलाम का नियम। आगे बढ़ते हैं कूलाम के नियम से। जो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन हमको मिला है कूलाम के नियम में, उसको हम समराइज करेंगे, इकट्ठा करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड से। इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। तो फर्स्ट व सेकंड से मिलाने पर F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 बाई Q2। फर्स्ट हमारा क्या था, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल R स्क्वायर। दोनों को मिलाएंगे तो हमारा हो जाएगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगा हुआ है, तो उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे इक्वल का साइन लगाते हैं, यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म रख देते हैं लाके। मान लेते हैं कांस्टेंट टर्म हमारा स्मॉल के Q1 Q2 बाई, और ये कांस्टेंट टर्म की वैल्यू जो होती है ये हमको बाई एक्सपेरिमेंट पता होती है। तो कूलाम ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था, तो जिन्होंने पाया था कि इस K की वैल्यू जहाँ बोल सकते हैं, जहाँ K क्या है, एक अनुक्रमानुपातिक नियतांक है। K क्या है, एक अनुक्रमानुपातिक नियतांक है और प्रयोगों से ज्ञात है, जिसका मान प्रयोगों से ज्ञात हुआ कि K की वैल्यू जो होती है वो 9 × 10⁹ यूनिट चेक करेंगे तो इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। तथा इस K की वैल्यू को एक और रूप दिया गया था, जहां K को रखा गया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ के इक्वल थी। जहां एक हमारा एक नया टर्म यहाँ पे मिला, फाई की वैल्यू तो जानते होंगे 3.14 या 22/7। एप्सिलॉन नॉट को हम बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। जहां एप्सिलॉन नॉट इसको बोलते हैं एप्सिलॉन जीरो या इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट। निर्वात की विद्युतशीलता होती है, निर्वात की वैद्युतशीलता होती है, निर्वात की वैद्युतशीलता। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, चला कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो होती है 8.85 × 10⁻12। यूनिट इसका इस इक्वेशन से निकालेंगे। K और एप्सिलॉन नॉट में जो रिलेशन है वो इन्वर्सली है, तो इसका मात्रक भी एक दूसरे के इन्वर्सली होगा। K का मात्रक क्या निकल के आया था, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक हो जाएगा कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। आगे अभी इसके बीमीय सूत्र की बात करेंगे, लेकिन हमारा इक्वेशन पहले बन जाए कूलाम के नियम का, तब उसके बाद इसका बीमीय सूत्र निकाला जाएगा। इस वैल्यू को ये बोलते हैं इक्वेशन नंबर 3 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन 4 से जो कांस्टेंट टर्म है K का मान इक्वेशन 3 में रखने पर
थर्ड में रखने पर। इक्वेशन थर्ड हमारा क्या था, F इक्वल के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। के की वैल्यू हो जाएगी 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट। तो F इक्वल हो जाएगा तुम्हारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और इसी इक्वेशन को हम बोलते हैं कूलाम का नियम। इसी इक्वेशन को बोला जाता है कूलाम का नियम। इसका प्रयोग कहाँ होता है, किन्हीं दो आवेशों के बीच अगर विद्युत बल निकालना होता है तो वहाँ पे हमें इस फार्मूला का प्रयोग किया जाता है, कूलाम का नियम। अब ये फार्मूला तो हो गया कि जब दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हों लेकिन निर्वात में रखे हों। कहाँ रखे हों, निर्वात, फ्री स्पेस, मतलब वहाँ पे कुछ भी ना पाया जाए, वायु भी ना पाई जाए, वहाँ के लिए फार्मूला है। लेकिन मान लो कि इसी आवेश को किसी मीडियम में रख दिया जाए तो उसकी परमिटिविटी जो होगी वो चेंज हो जाएगी। फ्री स्पेस की परमिटिविटी को हम एप्सिलॉन नॉट से प्रदर्शित किए हुए हैं, लेकिन जब किसी मीडियम की बात करेंगे तो उसकी परमिटिविटी को हम एप्सिलॉन से प्रदर्शित करते हैं। यदि आवेशों के बीच कोई माध्यम उपस्थित हो, आवेशों के बीच माध्यम उपस्थित हो, तो F इक्वल तुम्हारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई Fm इक्वल हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये था हमारा इक्वेशन नंबर 5 और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 6। इसको और दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, Fm इक्वल बोल सकते हैं या Fm इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। उसी फार्मूलों के हमने एप्सिलॉन नॉट के टर्म में लिखा, लेकिन उसके साथ हमको के लगाना पड़ेगा। अभी बात करते हैं के क्या है, Q1 Q2 बाई कैपिटल के, जहां कैपिटल के जो होता है, कैपिटल के माध्यम का परावैद्युतांक होता है। क्या होता है, माध्यम का परावैद्युतांक होता है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। इसे क्या बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। हर मीडियम के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। तो किसी माध्यम में अगर आवेश रखा गया है तो उनके बीच लगने वाले विद्युत बल को चाहे इस फार्मूले से कैलकुलेट करें चाहे इस फार्मूले से। जब इस फार्मूले से करेंगे तो हमको उसकी विद्युतशीलता पता होनी चाहिए, इस फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे तब हमको उसका परावैद्युतांक पता होना चाहिए। अब एक्सपेरिमेंट से देखा गया है कि के की वैल्यू जो होती है, के की वैल्यू के का मान निर्वात के लिए 1 होता है, वायु के लिए 1.0054 होता है, किसी अचालक कोई इंसुलेटिंग मीडियम हो उसके लिए मान 1 से अधिक होता है, और बीच में अगर कोई धातु उपस्थित हो, दोनों आवेशों के बीच कोई मेटल मीडियम हो, तब उसके लिए के की वैल्यू अनंत हो जाती है। अनंत इसलिए हो जाती है, यहाँ पे के की वैल्यू अनंत इसलिए होती है क्योंकि अगर दो आवेशों के बीच में धातु उपस्थित होता है तो उनके बीच लगने वाले विद्युत बल का मान 0 होता है। तो जब इसका मान 0 तो के अपने आप इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा कूलाम का नियम। समीकरण नंबर 7। समीकरण 7 को समीकरण 5 से भाग कर दें अगर, तब हमको क्या निकल के आएगा, Fm अपान F इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर
अपॉन 1/4πε0 k Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। 1/4πε0 कैंसिल, 1/4πε0 कैंसिल, Q1 Q2 कैंसिल, Q1 Q2 आर स्क्वायर 1/1 k, या उल्टा बोल सकते हैं k, FM अपान F इक्वल क्या हो गया k। यहाँ से हम k की डिफिनीशन बता सकते हैं कि किसी माध्यम का, किसी दो आवेशों को किन्हीं माध्यम में रखने पर उनके बीच लगने वाले विद्युत बल तथा उन्हीं आवेशों को वायु या निर्वात में रखने पर उनके बीच लगने वाले विद्युत बल के अनुपात को ही माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। आगे देखते हैं एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र। एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र इस फार्मूले पे आ जाएंगे। फार्मूला क्या था, F इक्वल 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट इक्वल अगर ट्रांसफर करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल हो जाएगा 1/4π F नीचे चला जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला आएगा, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। दोनों पक्षों का डायमेंशन बैलेंस करेंगे, दोनों पक्षों का विमीय सूत्र रखने पर, दोनों पक्षों का विमीय सूत्र रखने पर एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र हमको पता नहीं है, तो एप्सिलॉन नॉट की विमा इक्वल हो जाएगा 1/4π, विमाहीन संख्या है, Q की विमा होती है 80, इस Q2 की विमा हो जाएगी 80 अपॉन F की विमा हो जाएगी MLT-2 और R होता है दूरी, दूरी का विमीय सूत्र हो जाता है LL2। तो A स्क्वायर हो जाएगा, T स्क्वायर हो जाएगा और L2 हो जाएगा L3 या L3 MT-2। M की पावर 1 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा M-1, L-3, T-2 ऊपर जाएगा +2 तो +2 T की पावर 4 और A की पावर 2। ये होता है हमारा एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र। मिलते हैं अगले दिन नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।